एवरीवन, वेलकम बैक टू न्याय विद मुस्कान। आज का हमारा टॉपिक है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिस्चार्ज किया जाता है, कौन कौन से मोड्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के। आज हम इसको बिल्कुल बेसिक से एग्ज़ाम लेवल तक समझेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले हम समझते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एंड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस, मतलब दो पार्टीज जो ड्यूटीज़ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होके निभाने वाली थी, अब वो उन ड्यूटीज़ से रिलीज़ होना चाहती है, तब जाके हम बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल देती हूँ, एक ए है जो वो बी को लैपटॉप देता है, ठीक है, एंड बी उसको लैपटॉप के पैसे देता है। तो जो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो फिनिश हो गया, क्योंकि ए को लैपटॉप देना था, ए ने लैपटॉप दे दिया, और बी को उसे पैसे देने थे, बी ने उसे पैसे दे दिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, इनका कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि दोनों ने अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर ली। अगर इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है तो हम इसको बोलते हैं एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किस बेसिस पे हुआ है, डिस्चार्ज किस बेसिस पे हुआ है, बाय परफॉर्मेंस, मतलब दोनों ने अच्छे से परफॉर्म करके अपनी ड्यूटीज फिर कॉन्ट्रैक्ट को एंड किया है, मतलब दोनों ने अपने ऑब्लिगेशंस करके फिर जाके उन्होंने एंड किया है। तो ऐसे ही हम बहुत सारे मोड्स को समझेंगे डिटेल में, कौन कौन से मोड। सबसे पहला मोड आता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कंप्लीट करके अपना कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन की जो ड्यूटीज़ है वो परफॉर्म करके आप कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करते हो। इसका एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो आपको क्लियरली समझ आएगा। सपोज ए ने बोला था बी को, मैं तुम्हें 100 बुक्स दूंगा, 100 बुक्स देगा, और बी से क्या देगा, उसके बदले में 20,000 रुपीज़ देगा, ठीक है। ए ने बी को 100 बुक्स दे दी और बी ने ए को 20,000 रुपीज़ दे दी। अब इसके पास क्या आ गई, इसके पास 100 बुक्स आ गई, एंड ए के पास क्या आ गए, ₹20,000 आ गए। दोनों के पास अपनी अपनी चीज़ें आ गई, दोनों ने अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर ली। अब दोनों ने जब ड्यूटीज़ परफॉर्म कर ली तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि दोनों ने अपने ऑब्लिगेशंस कंप्लीट कर लिए। अब ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, और जो कि इन्होंने परफॉर्मेंस पूरी कर ली है, इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाएगा, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब दोनों पार्टीज डिस्चार्ज कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को, किससे, म्यूचुअल एग्रीमेंट से, मतलब आपसी सहमति से। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब वो ऐसा चाहती हैं कि वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू ना करे, वो उसे डिस्चार्ज करना चाहती हैं। तो इसके लिए एक फॉर्म फिल होता है, नोवेशन। नोवेशन में क्या होता है, इसमें पुराना कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेस हो जाता है नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ। अब नए कॉन्ट्रैक्ट में जो भी अमाउंट रहेगा, जो भी चीज़ें होगी, वो लिखी जाएंगी, पुराना कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। और ये कैसे हुआ, दोनों की म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ। हमने समझा कॉन्ट्रैक्ट को दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट से छोड़ रहे हैं, कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, और नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हैं। बट व्हाट इफ अगर दोनों पार्टीज ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, वो दोनों मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ही करना चाहती हैं, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, रिसेशन। रिसेशन मतलब कैंसिल ही करना कॉन्ट्रैक्ट को। दोनों लोग आपसी सहमति के साथ, पार्टी ए एंड पार्टी बी दोनों अपनी सहमति के साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ही कर रही है। यहाँ पे कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल ही हो रहा है। आता है हमारा डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट में नेक्स्ट टर्म आती है अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज इन टर्म्स, मतलब दोनों लोग चेंज करने वाले हैं टर्म्स को कैसे, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए बी को 50,000 रुपये देगा, ठीक है। ये कब देने वाला था, 50,000 1 सितंबर को, लेकिन अब ये आपसी सहमति से डिसाइड करते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड करते हैं कि अब ये 1 सितंबर को नहीं, 1 अक्टूबर को पैसे देगा। तो क्या होगा, पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा और नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। नए कॉन्ट्रैक्ट में क्या टाइमिंग चेंज हो जाएगी, जो पैसे 1 सितंबर को देने वाला था
उसका टाइमिंग चेंज क्या होकर 1 अक्टूबर हो गया। इसमें ए भी राज़ी है और बी भी राज़ी है, तो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट में अल्ट्रेशन हुई है, इसीलिए याद रखना अल्ट्रेशन मतलब चेंज इन टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या यूज़ होती है, नेक्स्ट वर्ड यूज़ होता है रीमिशन, जो ये भी म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता है। सपोज ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसको याद रखना पार्टली वेव कर देना। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए ने बोला था वो बी को 10,000 रुपये देगा, अब बी बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे 7,000 रुपये दे दो, बाकी 3,000 रुपये छोड़ देता हूँ, मैं वो नहीं मांगूंगा। अब ये तो किसके बीच में एग्रीमेंट हुआ, ए और बी को, दोनों की सहमति से हुआ। बी ने ही ए से बोला कि आप 10,000 दे दो, 10,000 ना दे के आप 7,000 दे दो, 3,000 मैं छोड़ रहा हूँ। तो मतलब पार्टली क्या कर दिया, जितना अमाउंट था उसका छोड़ दिया। तो ये दोनों की सहमति से हुआ कि 10,000 देने वाला था, लेकिन बाद में बी ने ही बोल दिया कोई दिक्कत नहीं, आप तो 7,000 दे दो, बाकी अमाउंट छोड़ दो। तो इसको अपन बोलते हैं रीमिशन। चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि परफॉर्मेंस करना पॉसिबल ही ना बचे। इसमें क्या बोल सकते हैं, सपोज ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तुम्हारे हॉल में क्या करूँगा, कॉन्सर्ट करूँगा, कॉन्सर्ट करने वाला था, लेकिन कॉन्सर्ट की डेट से एक दिन पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लग जाती है और पूरा हॉल डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन कॉन्सर्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो जब भी परफॉर्मेंस करना पॉसिबल ही नहीं है, तब जाके इसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस हो नहीं सकती है, इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जाता है। इसको सेक्शन 56 से भी याद रखना, सेक्शन 56। और इसका एक और प्रिंसिपल है जो हमको बताता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। कौन सा प्रिंसिपल है, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कि आप जो करने वाले थे वो नहीं हो सकता है क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। क्या होता है, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, टाइम के लैप्स की वजह से कुछ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। सपोज लीगल क्लेम लेना है आपको, तो उसी के लिए अनलिमिटेड टाइम नहीं रहता है, उसके लिए एक लिमिटेड टाइम रहता है। वो कुछ भी हो सकते हैं, 6 मंथ्स, 8 मंथ, 12 मंथ्स, जैसा भी एग्रीमेंट में होगा, जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट में होगा, उतना लिमिटेड टाइम है। तो अनलिमिटेड टाइम नहीं रहता है, एक लिमिटेड टाइम होता है जब तक आप एक्शन ले सकते हो। अगर आप उससे ज़्यादा टाइम लेते हो देन इस चीज़ में कोई भी एक्शन नहीं होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। तो याद रखना, ये लिमिटेशन एक्ट में भी आता है कि एक लिमिटेड टाइम रहता है लीगल चीज़ों को क्लेम करने का। आप अपनी मर्जी से कभी भी उठे और कभी भी कुछ चीज़ क्लेम नहीं कर सकते हो। अगर कुछ डिस्प्यूट होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसमें आपको इतना टाइम है कि आप पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, आप तब तक इसको रिजॉल्व करो। और डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कभी कभी दोनों पार्टीज अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं करती है। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज किस वजह से होता है, ऑपरेशन बाय लॉ, या उनकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पे इफेक्ट पड़ता है। किस रीज़न की वजह से, ऑपरेशन ऑफ लॉ। पहला रीज़न क्या है, डेथ। अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो लॉ से ही वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। सपोज कुछ स्किल्ड चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दो लोगों में, कि एक पेंटर एक पोर्ट्रेट को बनाएगा, अब उसकी ही डेथ हो जाती है तो वो लॉ के थ्रू ही वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें इंसॉल्वेंसी। अगर कोई भी पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, अब वो पॉसिबल ही नहीं है उसके पास कि वो लीगल ऑब्लिगेशन निभा पाए या कुछ भी जो कॉन्ट्रैक्ट में वो कर पाए, तो कुछ उसमें लॉ इंटरफेयर करके बता सकता है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है करना, तो उनकी लायबिलिटीज़ पे असर पड़ सकता है। इंसॉल्वेंसी के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के अकॉर्डिंग सर्टेन कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज़ अफेक्ट हो सकती हैं। मर्जर में क्या होता है, मर्जर से समझ ये आता है कि मर्ज होना, दो चीज़ों का मिलना। लेकिन इस सिचुएशन में याद रखना, लेसर इंटरेस्ट मर्ज इनटू ग्रेटर इंटरेस्ट, जिसकी वजह से ग्रेटर इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ कि ए और बी दोनों के बीच में अगर एग्रीमेंट होता है, सपोज ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, ए बी से प्रॉपर्टी लेता है 5 साल के लिए लीज पे।
लीज पे प्रॉपर्टी लेता है, बाद में वो उससे खरीद ही लेता है वो प्रॉपर्टी, तो अब वो क्या हो गया, ओनर हो गया। तो जो ये पुराना इंटरेस्ट था ना, मतलब जो पुराना था ना, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है ना, अब वो उतना मैटर नहीं करता क्योंकि अब वो खुद ओनर हो गए हैं। जिस प्रॉपर्टी पहले तो उसने किराए पे ली, पहले तो उसने प्रॉपर्टी लीज पे ली थी, अब वो ओनर हो गया है। तो जो लेसर इंटरेस्ट क्या हुआ, मर्ज होके हायर इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए अब प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, अब वो खुद ही ओनर है, तो वो जो लीज वाला चीज़ था वो ख़त्म हो गया और ओनरशिप वाली चीज़ ऊपर आ गई। नेक्स्ट क्या है, मटेरियल अल्ट्रेशन। मटेरियल अल्ट्रेशन से कैसे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मटेरियल अल्ट्रेशन मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ों को चेंज कर देना। मटेरियल इम्पॉर्टेंट चीज़ों को चेंज कर देना मतलब, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं मटेरियल अल्ट्रेशन को। ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, मैं आपसे बुक्स लूँगा लेकिन 50,000 रुपये दूंगा, लेकिन बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला 50,000 की जगह क्या कर देता है, 80,000 कर देता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में अल्ट्रेशन कर दिया, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एंड हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, क्योंकि यहाँ मटेरियल में अल्ट्रेशन हो गया कि उनका एग्रीमेंट किस चीज़ पे हुआ था, 50,000 पे, और बाद में वैल्यू ही चेंज कर दी गई। मोड ऑफ डिस्चार्ज आता है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है, ब्रीच कर रहा है। इसका मतलब है ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ए या बी में से किसी एक भी पार्टी ने ड्यू डेट आने तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया है, तो उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टी इनोसेंट होती है, जिसने अपना प्रॉमिस ढंग से निभाया, जिसका कोई फॉल्ट नहीं होता है, वो लीगल रेमेडीज़ को क्लेम कर सकती है। ब्रीच कितने टाइप का होता है, ब्रीच 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्चुअल ब्रीच और दूसरा होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। अपना काम नहीं किया, टाइम आ गया और एक पार्टी ने अपना काम नहीं किया, उसे अपन बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच। इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए को बी के पास गुड्स डिलीवर करने हैं, ठीक है, कब डिलीवर करने हैं, 1 सितंबर को। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि इतना माल भेजा जाएगा 1 सितंबर को, लेकिन इसने डिलीवर नहीं किया। तो इसने क्या किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। ए ने क्या किया, 1 सितंबर आ गए, उसने गुड्स डिलीवर नहीं किए, तो इसको अपन बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच। नेक्स्ट आता है हमारा एंटीसिपेटरी ब्रीच। इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल लिया था, ए बी को गुड्स डिलीवर करेगा कब, 1 सितंबर को। एक्चुअल ब्रीच में उन्होंने जब 1 सितंबर आए गुड्स नहीं डिलीवर किए, लेकिन इस वाले ब्रीच में 20 अगस्त को ही, सितंबर में अभी टाइम है, बट 20 अगस्त को ही ए सामने वाले को कॉल करके बोल देता है कि भाई मैं गुड्स डिलीवर नहीं कर पाऊँगा। पहले से ही क्या दे दिया, रिफ्यूज़ल दे दिया, पहले से ही मना कर दिया कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इसको क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटरी ब्रीच। जब पहले से ही वो मना कर दे कि भाई मैं डिलीवर नहीं कर पाऊँगा, तो याद रखना, एक्चुअल ब्रीच मतलब ड्यू डेट पे मना करना, और एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब ड्यू डेट से पहले ही चीज़ को रिफ्यूज़ कर देना, मना कर देना। तो दोनों में ही क्या हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाए। टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है, डिस्चार्ज और ब्रीच, ये 2 वर्ड्स में डिफरेंस क्या होता है। डिस्चार्ज का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस परफॉर्म न कर पाना, और ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस में फेलियर, मतलब हो चुके हैं कि वो कर ही नहीं पाएंगे। इधर तो रीज़न था इसीलिए डिस्चार्ज करना पड़ा, इधर क्या है, फेलियर है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस का। होप अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं, इसका मतलब अब आपको डिस्चार्ज के जो भी टॉपिक्स हैं, मोड्स हैं, वो आपको रटने नहीं पड़ेंगे, आपको हर मोड समझ में आ गया होगा और आप इजीली एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।